नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं सनसेरा इंजीनियरिंग कंपनी की। तो आज के इस वीडियो में हम कंपनी को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटली कंपनी किस तरह जा रही है, टेक्निकली उसका प्राइस ट्रेंड कहाँ पे है और उसके वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बिज़नेस के बारे में जो बात करेंगे कि बिज़नेस क्या करता है, कौन से प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, कहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की कि कंपनी के ग्रोथ रेट किस तरह है, उनके रिटर्न मैट्रिक्स कैसे हैं, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो किस तरह है, या उनका कैश फ्लोज कहाँ अच्छे हैं बुरे हैं, उसकी बात होगी यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे कंपनी के आज के वैल्यूएशंस की, जिसको हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक बेस पे देखेंगे कि अर्निंग जो इनके वैल्यूएशंस है वो अच्छे हैं या ख़राब हैं या हम एक्सपेंसिव लग रहे हैं, जैसे भी हैं, तो उसकी बात होगी। फिर हम टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी के प्राइस ट्रेंड की बात करेंगे कि आज के डेट में कंपनी का प्राइस ट्रेंड कहाँ पे है और इन फ्यूचर ये यहाँ से अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी बात हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंपनी के की डेवलपमेंट्स की जो इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ को या पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम बात करेंगे की रिस्क फैक्टर्स की जो कंपनी के ग्रोथ रेट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर एट द एंड में वीडियो को समराइज करूंगा जिसमें हम इन सब फैक्टर्स में क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसकी हम समरी देंगे। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि क्या हमें ग्रोथ अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, जो भी, तो उसकी हम समरी में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलरली इसी तरह का वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे कि आप सीखेंगे कि एक बिजनेस को खुद किस तरह से हम डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली कंपनी एक हाई प्रिसीजन फोर्स्ड एंड मशीन कंपोनेंट ऑपरेटिंग अक्रॉस ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स। तो आज की डेट में कंपनी और का जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो ऑटो इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो पहले वाले डीजल या पेट्रोल वाले इंजन है उससे आता है, लेकिन ये धीरे धीरे ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ नॉन ऑटो जो सेक्टर्स है जैसे एरोस्पेस और डिफेंस हो गया, उसमें भी कंपनी काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर रही है। तो आज के डेट में अगर हम देखें, कंपनी के पास 18 इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, जिसमें इन्होंने रिसेंटली एक प्लांट ऐड किया, और इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए भी कंपनी ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है, जिसकी हम बात है की डेवलपमेंट्स में करेंगे। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कंपनी जो जैसा मैंने बोला कि डाइवर्सिफाई कर रही है रेवेन्यू स्ट्रीम, सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ऑटो आईसी इंजन सेगमेंट टू अदर नॉन ऑटो एंड ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो आज के डेट में आई थिंक इनका 70% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो ऑटो आईसी इंजन सेगमेंट से आता है, जो कि ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। तो इन फ्यूचर कंपनी अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए ये सब इनिशिएटिव ले रही है, जिससे कि वो अपना डिपेंडेंस जो है वो दूसरे जो पुराने डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उनसे कम कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की, तो 62% रेवेन्यू आज के डेट में इंडिया से आता है और 38% एक्सपोर्ट से आता है एज ऑन दिसंबर 2025। तो ये बेसिकली कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है जो कि अब धीरे धीरे दूसरे सेगमेंट्स में भी एक्सपेंड कर रही है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो उसमें हम बात करेंगे ग्रोथ की, ग्रोथ के बाद हम बात करेंगे मार्जिन्स की, मार्जिन्स के बाद फिर हम बात करेंगे रिटर्न रेशियोज की। तो इन सबको हम पिछले 5 साल के बेस पे देखेंगे, और ग्रोथ और मार्जिन्स को हम पिछले 4 क्वार्टर में भी देखेंगे किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन का काफ़ी अच्छा प्ले ये कंपनी हो सकती है। फिर अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, जो कि क्या कन्वर्जन है। फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो FY 2022 में ये 28% का रेवेन्यू ग्रोथ था, 23 में फिर 17.56% का हुआ, 24 में 20.23 और 2025 में ये रेवेन्यू ग्रोथ नीचे गिर गया। इसका रीज़न आई थिंक इनका ऑटो बिजनेस थोड़ा सा उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया, और इनका दूसरा बिजनेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया। उसके बावजूद जो इनका ग्रोथ रेट था वो काफ़ी लो रहा। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 4 क्वार्टर की, तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ था पिछले जो सितंबर क्वार्टर था तब तक, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया क्योंकि इनका ऑटो बिजनेस दोबारा से ग्रो करने लग गया है। तो इनके ऑटो बिजनेस ने आई थिंक रिसेंट क्वार्टर में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 13% या 14% का ऐसे कुछ ग्रोथ दिया था, और इनका जो नॉन ईवी रिलेटेड पोर्टफोलियो उसमें ग्रोथ रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनका अगर हम ऑटो का आई थिंक यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है कि अपना ऑटो में यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हाँ, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड 13.1% YoY
इंक्रीज़। तो 13% का इंक्रीज़ इनका ऑटो बिज़नेस में हुआ, लेकिन इनका जो नॉन ऑटो बिज़नेस सेगमेंट है उसमें देखिए 127-128% का ग्रोथ। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रहा है नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में। उसकी वजह से इनके दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा और साथ ही साथ जो ऑटो सेगमेंट है वो 10 से 12%, 13% के आसपास ग्रो कर सकता है। तो शायद ये 18-20% का ओवरऑल ग्रोथ कंपनी कर सकती है। फिर अगर हम बात करें पैट ग्रोथ में, तो पिछले 5 साल में देखिए पैट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है वैसे। 34%, फिर 21% और फिर यहाँ पे 12% का ग्रोथ था 2023 में। लेकिन फिर पिछले 2 साल में थोड़ा सा ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, 27% और 16%। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 4 क्वार्टर की, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से 29% का ग्रोथ, फिर 26, फिर 42 और अब 45% का रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ दिखाया। तो यहाँ पे मैं अगर स्क्रीनर पे जाके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको 4 क्वार्टर ये देखें, इससे पहले ये 17% के रेंज में मार्जिन कर रहे थे, अब ये मार्जिन 18% के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये आई थिंक एग्जैक्ट 17 से ऊपर होगा ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्क्रीनर में नंबर दिखाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा 17 दिखा रहा है। ये थोड़ा इंप्रूवमेंट आई थिंक ईयर ऑन ईयर हुआ और उसके साथ साथ इन्होंने डेट जो रिपे किया उसकी वजह से भी इनका पैट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेट में देखें तो एक्चुअली कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। रिसेंट इन्होंने फंडिंग जो राउंड किया उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट में, हाँ जी, तो ये देखें तो कंपनी का यहाँ अगर तो नेट डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 350 करोड़ का कैश है कंपनी के पास और उसके बदले में 320 करोड़ का कंपनी का जो है वो डेट है। और अगर हम डेट रिपेमेंट देखें तो 2024 के बाद इन्होंने काफ़ी बड़े तरीके से डेट रिपेमेंट किया। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग इनका 802 करोड़ का डेट था, जो कि आज की डेट में घट के 320 करोड़ हो गया है। तो 500 करोड़ का डेट रिपेमेंट हुआ है, उस वजह से इनके इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया। उस वजह से इनका पैट ग्रोथ जो है वो आपको काफ़ी तेज़ दिख रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर में। तो इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो 18% के मार्जिन थोड़े और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो शायद अगर 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी करती है तो शायद पैट ग्रोथ उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 2-4%। तो जो मेन जो ग्रोथ का कारण है वो है डेट रिपेमेंट और थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन। और उसके साथ साथ अब रिसेंट क्वार्टर में जो 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रोथ भी रेवेन्यू टर्म्स में इंप्रूव होने लग गया, तो उस वजह से भी इनका पैट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। फिर अगर हम बात करें इनके मार्जिन्स की, तो पिछले अगर हम मार्च की बात करें तो 16% थे, फिर 17%, उसके बाद फिर फिर जून और सितंबर में 17% थे दोनों क्वार्टर्स में, और ये 18% पे पहुंच गए हैं दिसंबर 2025 में। फिर अगर हम बात करें पिछले साल की, तो उसमें 17% थे फुल ईयर्स के, और पिछले 5 साल की एवरेज भी 17% है। और ये कंपनी गाइड कर रही है कि शायद जैसे जैसे इनका नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट जो कि एरोस्पेस और डिफेंस है उसमें मार्जिन हाई है, तो जैसे जैसे उसका रेवेन्यू स्केल करेगा, इनके जो ये 18% का मार्जिन है ये 19-20% तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले 1-2-3 सालों में आप हमें देखने को मिल सकता है, जैसे जैसे इनके नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट बिजनेस इनका ग्रो करता है। तो मार्जिन हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आज के डेट में। फिर अगर हम बात करें ROCE की, तो ROCE कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया यहाँ से लेके, अगर हम देखें तो 2021 से लेकर 2024 तक ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया, लेकिन 2025 में ये 21% से 16% पे गिर गया। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इनका रीज़न था कि जो उन्होंने रिसेंटली फंड्स रेज किए उस वजह से इनका ROCE काफ़ी गिर गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजर्व्स सडनली पिछले 1-2 सालों में जंप कर गए। ये देखें तो रिजर्व्स जो थे वो 1000 करोड़, 1150 करोड़, 1330 करोड़, फिर यहाँ पे सडनली ये डबल हो गए। तो उस वजह से जो इन्होंने फंड रेज किए उस वजह से इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी उतनी की उतनी है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो कम हो गया। तो जैसे जैसे अब ये जो नया फंड्स इन्होंने रेज किए हैं, जैसे जैसे इसको डिप्लॉय करेंगे, जैसे जैसे उससे रेवेन्यू और मार्जिन इंप्रूव करेंगे इन फ्यूचर, तो इनका ROCE भी इन फ्यूचर इंप्रूव कर सकता है यहाँ से। फिर अगर हम सेम ट्रेंड देखें तो सेम ट्रेंड में ROE में भी दिख रहा है, जो कि लगातार ये देखें अगर आप लगातार 12.5-13% से ऊपर था, जो कि अब गिर के 7.85% रह गया FY 2025 में। उसका रीज़न भी सिंपल है कि इनका जो बुक वैल्यू बढ़ा है उस वजह से इनका इक्विटी जो बेस है वो बढ़ गया, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नए बिजनेसेस, नए इन्वेस्टमेंट इनके स्केल करेंगे, वैसे वैसे इनका ROCE और ROE दोनों इंप्रूव होंगे यहाँ से। और आज की डेट में ROCE फिर भी अच्छा है, लेकिन ROE काफ़ी ख़राब लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी ये 14-15% तक ये इन फ्यूचर ले जाना चाहते हैं इस रेशियो को।
उसके बाद फिर अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लो अगर हम 5 साल के बेसिस में देखें तो 74.62% की एवरेज है 5 साल में। और अगर हम पिछले पाँचों साल का देखें तो काफ़ी अच्छा कन्वर्जन रेट रहा है, जो कि 70% के ऊपर ही रहा है, उससे उसके आसपास रहा है। तो कैश फ्लोज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही यहाँ पे। पीक इनका था 2021 में 94% का, और उसके बाद सबसे बॉटम में था इनका 2023 में, जो कि 68% था। और ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज कन्वर्जन 75% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा किसी भी इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल कैश फ्लोज काफ़ी सॉलिड है कंपनी का। फिर अगर हम बात करें कंपनी जो है वो नेट डेट लेवल पे डेट फ्री है, तो यहाँ पे डेट की ज़्यादा हम बात कर नहीं सकते। हालांकि डेट वैसे कंपनी के बैलेंस शीट में आज भी 320 करोड़ का डेट है, लेकिन उसके बदले कंपनी के पास 350 करोड़ का कैश है। तो उस वजह से कंपनी आज के डेट में डेट फ्री है। लेकिन क्योंकि ये जो कैश उन्होंने रिसेंटली QIP करके इकट्ठा किया है, तो शायद जैसे जैसे ये डिप्लॉय करेंगे तो फिर से दोबारा से बैलेंस शीट में थोड़ा डेट देखने को मिल सकता है। और साथ ही जो इन फ्यूचर कंपनी प्रोजेक्ट ला रही है, उसमें शायद इनको और डेट भी लेना पड़ सकता है। तो उसका एनालिसिस आपको खुद करना है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें तो तब भी डेट टू इक्विटी रेशियो हमें काफ़ी सॉलिड लग रहा है। तो ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल है। आज के डेट में तो डेट फ्री है, लेकिन अगर हम कैश एलिमेंट को हटा के भी देखें तो भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी सॉलिड पोजीशन में है। फिर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद आ जाते हैं अपने वैल्यूएशंस पे, तो वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो आज के डेट में पीक वैल्यूएशन टाइप ऑफ सिनारियो लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 साल में सबसे पीक लेवल जो था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और सेम ट्रेंड में प्राइस टू सेल्स में भी दिख रहा है। हालांकि प्राइस टू बुक लेवल पे कंपनी आपको सस्ती दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो फंड रेज किया उस वजह से इनका बुक वैल्यू बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सस्ता वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे आके, तो जब से ये लिस्ट हुए हैं 2021 के आसपास, हाँ, तो 2021 से अगर हम देखें तो पीक इनका जो पी है वो आज के डेट में चल रहा है। तो एक एक तरीके का कंपनी अपने पीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अब इस वैल्यूएशन पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाता है, क्योंकि कभी भी एक शेकआउट आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ROE बोल रहा हूँ, आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू सेल्स रेशियो दोनों बेस पे कंपनी अपने हिस्टोरिक हाइज पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रिस्की बेट हो सकता है अगर थोड़ा सा यहाँ पे शेकआउट आता है तो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 2024 में ये 3.4 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से सीधा 1670-80 का स्टॉक जो है वो लगभग 1100 साढ़े 1100 के आसपास गिर गया, यानी कि 30-40% का करेक्शन हमें देखने को मिला। तो अगर वैसा एक करेक्शन मिल जाता है यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो सकती है बाइंग की। लेकिन आज के डेट में ये थोड़ा सा मेरे को एलिवेटेड लग रहा है। इवन अगर आप चार्ट पे जाके देखें तो वहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लग रहा है यहाँ पे। तो एक शेकआउट यहाँ पे आ सकता है प्राइस में। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा आएगा, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और उसके लिए अगर आप इस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अगर हम प्राइस टू बुक पे भी देख लें तो प्राइस टू बुक का पीक इनका 2024 में था। अब यहाँ पे तो सस्ता इसलिए नज़र आ रहा है, सस्ता तो नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रीजनेबल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इनका बुक वैल्यू फंड रेज के बाद काफ़ी बढ़ गया। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन में प्राइस टू बुक लेवल पे हमें रीजनेबलनेस दिख रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन आज के डेट में काफ़ी हाई लग रहे हैं। तो आज के डेट में यहाँ पे बाइंग करना एक थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा वैल्यूएशन देख के बाय करते हैं। लेकिन अगर आप मोमेंटम टाइप ऑफ गाय कि जिसको प्राइस ट्रेंड से फर्क पड़ता है ज़्यादा, वैल्यूएशन से उतना नहीं पड़ता, तो शायद ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। यहाँ से 15-20% का भी जो ऊपर जा सकता है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्राइस एकदम से 15-20% यहाँ से बढ़ सकता है। तो चलिए वैल्यूएशन के बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा प्राइस ट्रेंड की, जिसकी हम बात करें तो 2025 से लेके सितंबर से लेके अभी तक का काफ़ी सॉलिड प्राइस ट्रेंड रहा है, और कंपनी आज के डेट में अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस मोमेंटम में अगर हम जाके देखते हैं तो देखें तो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन था, फिर एक रैली आई और फिर थोड़ा करेक्शन। अब ये फिर सितंबर के आसपास रैली शुरू हुई थी, उससे पहले हो गई थी हालांकि कि ट्रेंड चेंज हो गया था, लेकिन सितंबर में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको तोड़ के निकला था, और वहाँ से 1300-1400 रुपए का शेयर जो आज के डेट में वो 2200-2300 के आसपास पहुंच चुका है। तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अपनी वैल्यूएशन जो है वो भी इनके ऑल टाइम हाई पे है, और ग्रोथ रेट उतना कंसिस्टेंट नहीं है।
जितना हमें चाहिए, तो शायद ये एक थोड़ा-सा एलिवेटेड स्टॉक लग रहा है आज के डेट में और यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि करेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो काफ़ी सॉलिड है और जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें, देयर इज़ नो अपसाइड रेजिस्टेंस, यानी कि जिस भाव पे आज स्टॉक चल रहा है इससे ऊपर किसी ने खरीदा नहीं है, तो यहाँ पे बेचने वाले इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक में अगर इसमें ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू नहीं होती और मार्जिन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, तो शायद यहाँ पे एक बड़ा शेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन में अगर हम देखें, ये क्लासिक स्टेज 2 लीडर की तरह बिहेव कर रहा है स्टॉक प्राइस और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली पिछले 6-8 महीनों में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद मई जून से लेके अभी तक इसने निफ्टी 500 को लास्ट ईयर के जो मई जून 2025 से लेके आज की डेट यानी कि फरवरी 2026 तक निफ्टी 500 को काफ़ी बड़े तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल आज की डेट में प्राइस मोमेंटम हमें काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम RSI की भी बात करें, RSI भी 70 से ऊपर है, तो 72 का RSI है, तो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर यहाँ पे आप खरीदते हैं तो आपको एक शेकआउट का शायद पॉसिबिलिटी है कि शायद एक शेकआउट आ सकता है। अगेन कोई भी ये नहीं है कि आएगा ही, हो सकता है स्टॉक यहाँ से 50% और भाग जाए और फिर आप बोलें कि मेरे को लेना था। तो आपको अपना डिसीजन यहाँ पे खुद लेना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज आज के डेट में ये एक अच्छा सेफ बेट नहीं लग रहा है। हालांकि कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स कंपनी ला रही है, नए सेगमेंट्स में जा रही है, वो सब ठीक है। लेकिन जब वैल्यूएशन थोड़ा करेक्शन देते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो 2024 के बाद भी ये सब स्टोरी था यहाँ पे, लेकिन 1600-1700 के आसपास स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था उससे ये लगभग 1100 के आसपास गिरा था। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 30 से 40% के आसपास का करेक्शन था ये, जो कि काफ़ी बड़ा करेक्शन था किसी भी स्टॉक में। तो यहाँ से भी अगर 15-20% का करेक्शन मिलता है, थोड़ा सा ग्रोथ आता है और थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करता है स्टॉक, तो शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन आज के डेट में हमें ये थोड़ा महंगा लग रहा है। फिर हम बात करते हैं की डेवलपमेंट्स की। तो सबसे पहले तो हम देखें कि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है और रिसेंटली इन्होंने पंतनगर में एक नया प्लांट लगाया है और बद्दी फैसिलिटी जो है इनकी, उसमें बद्दी का जो इनका प्लांट है बट उसमें ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और जिससे कि इन फ्यूचर यहाँ से ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन में भी जाके देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने अपने नए प्लांट की जो उत्तराखंड में इन्होंने पंतनगर में लगाया है उसकी यहाँ पे डिटेल दी है कि क्या उसमें कि कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद फिर फोकस क्या होगा, डोमेस्टिक 2 व्हीलर्स में फोकस होगा उन प्रोडक्ट्स का। द प्लांट इज इक्विप्ड विद बेस्ट इन क्लास मशीन्स विद हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़। सो यहाँ पे इन्होंने अपना डिटेल दिया है प्लांट के बारे में और थोड़ा सा इन्होंने कमेंट्री में भी जो भी अपने प्लांट के बारे में बोला, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें आप उनकी प्रेजेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, कंपनी इज डिवर्सिफाइंग बियॉन्ड ऑटो IC इंजन, जैसा कि हमने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि आज के डेट में इनका आई थिंक 70, यहाँ पे अगर हम देखें कि इनका 70% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो ऑटो जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे ही आता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना मिक्स कर दिया है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 67% रेवेन्यू जो है इनका वो अपना ऑटो IC बिजनेस से आता है और बाकी का 33% इनका जो न्यू एज बिजनेस है उससे आता है। तो इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इनका जो ऑटो IC बिजनेस है उससे इनका रेवेन्यू शेयर कम होगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी दिया है कि हाँ, तो यहाँ पे 71% रादर 9 मंथ बेसिस पे 71% इनका जो रेवेन्यू है वो ऑटो IC बिजनेस से आता है, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले शायद 3 से 4 सालों में, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कोई टाइमलाइन दिया है यहाँ पे, लेकिन ये इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म इनका जो टारगेट है वो इस बिजनेस को 60% तक लेके जाना है। यानी कि 11% का जो एडिशनल शेयर है वो इनका ऑटो EV बिजनेस से आएगा और साथ ही साथ जो इनका नॉन ऑटो बिजनेस है जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस में जो बिजनेस है उससे आएगा। तो यहाँ पे 15% का जो रेवेन्यू है वो 20% जाएगा नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट के बिजनेस में और 14% का रेवेन्यू जो है वो 20% पे जाएगा EV और टेक एग्नोस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उससे। तो यहाँ पे अगर आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहें तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिया, तो आप जाके पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है और कौन कौन से ये प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक बूस्ट होगा कंपनी के मार्जिन्स के लिए और कंपनी के ग्रोथ रेट्स के लिए भी। फिर अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बिजनेस के स्केल होने की वजह से कंपनी जो है वो लगभग 20% के EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 3 से 4 सालों में। आई डोंट नो, उन्होंने कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जिनके आज के 18% का मार्जिन है ये लगभग 20% तक जा सकते हैं इन फ्यूचर। फिर अगर हम कंपनी का ऑर्डर बुक देखें तो आज के डेट में 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। अगर हम टोटल इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आई थिंक इनका टोटल इनका रेवेन्यू कितना है आज के डेट में, हाँ, तो 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 3200 करोड़ के आसपास और 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो इन फ्यूचर कंपनी शायद आने वाले 3-4
5 सालों में यहाँ से रेवेन्यू डबल कर सकती है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये कुछ की डेवलपमेंट्स थे जो कि सबसे बड़ा मेजर ट्रिगर है प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन का, और उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जनरली किसी भी स्टॉक को या किसी भी कंपनी को फ्यूचर के बेस पे रेट करते हैं, जो आज उसमें हो रहा है उसके बेस पे नहीं। क्योंकि इसीलिए कई बार आप देखेंगे जब कंपनी का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है तब उसका स्टॉक उससे पहले ही टॉप बना चुका होता है, और कई बार काफ़ी खराब रिजल्ट आता है उससे पहले ही स्टॉक बॉटम बना के ऊपर चल देता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ना कि आज के डेट में जो इन्हें दिख रहा है वो कि इन फ्यूचर यहाँ पे कंपनी में क्या हो सकता है उस बेस पे स्टॉक प्राइस चलते हैं। तो वो हमें यहाँ पे प्राइस ट्रेंड में भी देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम की डेवलपमेंट्स के बाद बात करें कुछ की रिस्क फैक्टर्स की, तो सबसे बड़ा अगर हम अब स्टॉक परस्पेक्टिव से देखेंगे तो वैल्यूएशंस मेरे को काफ़ी हाई लग रहे हैं, अनफेवरेबल लग रहे हैं वैल्यूएशंस आज के डेट में। तो यहाँ पे 50 का पी और 4.5-5 टाइम्स का सेल्स थोड़ा सा हायर साइड में है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी जो है वो सिक्लिकल इंडस्ट्री को कैटर करती है। एट द एंड ऑटो जो बिजनेस है वो है तो सिक्लिकल ही, क्योंकि कोई भी स्लो डाउन यहाँ पे इकोनॉमी में डायरेक्टली ऑटो सेल्स को इम्पैक्ट करता है, फिर चाहे वो सीवी हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, तो सभी इम्पैक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा सा डेंजरस लेवल में लग रहा है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजिशन कर रहा है, तो उस वजह से आई थिंक मार्केट ने इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी है प्राइस में, और उसके बाद अगर करेक्शन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है साइडवेज, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है बिजनेस में। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं यहाँ पे वैल्यूएशंस को लेके गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर जाए, और हो सकता है कि जो 50 का पी है ये नॉर्मलाइज्ड मार्जिन पे थोड़ा और कम दिखे, और शायद यहाँ से पी भी 60-70-80 तक पहुँच जाए। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जब कोई भी स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी होती है तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, लेकिन वो एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आ सकता है। तो अगर आप 15-20-25% तक के करेक्शन को झेलने को तैयार हैं तो आप इस वैल्यूएशन पे स्टॉक को देखें, अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्टॉक में कॉशियस रहना होगा आज के डेट में। फिर अगर हम बात करें कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो हाई मार्जिन तो है, लेकिन हाई रिस्क भी है, वहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि एरोस्पेस और डिफेंस में अगर एक प्रोडक्ट फेलियर होता है तो आपका पूरा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कंपनी का कि कंपनी किस तरह से नए प्रोडक्ट्स को जो और नए सेगमेंट्स में एग्जीक्यूट करती है। तो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो लो टॉलरेंस टू प्रोडक्ट फेलियर, क्योंकि अगर किसी सपोज एरोप्लेन का पार्ट बनाया या किसी डिफेंस में किसी ऐसे ड्रोन का या कोई भी ऐसा पार्ट बना रही कंपनी जो कि फेल होता है टेस्टिंग में या किसी में, तो उनका पूरा ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है। तो ये एक बड़ा रिस्क भी कंपनी के लिए है। तो सबसे बड़ा रिस्क मेरे को सिक्लिकल जो इंडस्ट्री है वो ऑटो आईसी इंजन जो जिससे कि आज मेजोरिटी से जाता है, तो वो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है वो, और उसके साथ साथ हाई वैल्यूएशन मेरे को काफ़ी बड़ा रिस्क इस कंपनी में लग रहा है आज के डेट में। अगेन आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, मेरे कहने पे ना जाएं। अगर आपको स्टॉक लेना है आप लें, अगर आपको नहीं लेना है आप नहीं लें। फिर अगर हम बात करें अपनी समरी की वीडियो की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो रहा है और मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ हमें अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। मार्जिन्स भी कंपनी के काफ़ी सॉलिड है, मार्जिन्स जो है वो 17-18% की रेंज में है, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ से और भी इंप्रूव हो सकते हैं। कैश फ्लोज कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग है, और डेट लेवल पे कंपनी नेट डेट फ्री है। तो डेट आरओसी और आरओई यहाँ पे थोड़े से इस साल गिरे हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो आरओसी और आरओई भी यहाँ से और इंप्रूव हो सकता है। तो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी काफ़ी सॉलिड लग रही है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है वैल्यूएशंस में। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, प्राइस टू सेल्स रेशियो काफ़ी हाई है, प्राइस टू बुक रेशियो आज के डेट में कम लग रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो रिसेंटली इन्होंने फंड रेज किया उस वजह से इनका बुक वैल्यू जो है वो बढ़ गया, उस वजह से इनका ओवरऑल प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन फिर भी वो उतना सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही हाई लग रहे हैं मेरे को आज के डेट में। फिर अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स हमें काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम जाके इनका चार्ट देखें तो ये देखें तो क्लियर जो स्टेज 2 लीडर होते हैं, जो कि विलियम ओनील ने अपनी किताब में हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में बताया कि स्टेज 2 लीडर किस तरह से होता है, सॉरी नॉट विलियम ओनील, स्टैन विंस्टीन में। तो उस तरीके का कंपनी जो है वो पैटर्न में है इस टाइम, लाइक हायर हाइज और ऑल टाइम हाई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन इस
वैल्यूएशन पे थोड़ा बाय करना मेरे हिसाब से थोड़ा-सा एक रिस्की बेट हो सकता है। अगेन यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अगर कंपनी पॉजिटिवली सरप्राइज़ करती है, अगर ग्रोथ रेट काफ़ी सॉलिड रहते हैं तो शायद ये प प्राइस मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर प्राइस मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू भी हो जाए, करेक्शन ना भी आए, फिर भी आज के डेट में स्टॉक यहाँ से थोड़ा-सा एलिवेटेड है। अगर स्टॉक थोड़ा-सा 3-4-5 वीक का एक कंसोलिडेशन देता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की हो सकती है। अगेन कोई भी यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एनालिसिस खुद करना है। ये मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको स्टॉक खरीदना है, आप स्टॉक खरीदें, मेरे कहने पे ना जाएँ। अगर आपको स्टॉक नहीं खरीदना है, आप स्टॉक ना खरीदें, वहाँ पे भी मेरे कहने पे ना जाएँ। तो ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़े महँगे हैं, लेकिन प्राइस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यू नेवर नो कि जब प्राइस मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो वैल्यूएशन कई बार 50 का भी 80, 90, 100 पे भी चला जाता है। अगर आप उस तरीके की बेट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप मोमेंटम टाइप ऑफ बेट स्टॉक में लेना चाहते हैं तो शायद मोमेंटम वाइज ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कंपनी के बारे में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं इसी तरह का वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक बिज़नेस को किस तरह से हम एनालाइज़ करते हैं और डिफरेंट बिज़नेसेस के बारे में आप खुद भी सीख सकेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।